नमस्कार साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं भारत के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर, जहां मैं जुड़ा हूं आपके साथ बेहतरीन सेशन लेकर। सभी साथीगण जल्दी जल्दी से लाइव आ जाएं, सेशन को शेयर करें, जुड़े मेरे साथ। आप लोगों के लिए बेहतरीन सेशन आज का होने वाला है। क्रैक यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एस विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। गेट प्लस सब्सक्रिप्शन एंड एक्सेस अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स। प्लीज जल्दी जल्दी से शेयर करें, सेशन को लाइक करें, जुड़े मेरे साथ। पूजा जी हेलो, कैसे हैं आप बेटा? जल्दी जल्दी से आप लोग आ जाएं। सभी मित्रगण सेशन को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, जुड़ेंगे। आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन सेशन आज का होने वाला है, तो एक बार जल्दी से आ जाएं। रोमिका जी नमस्कार, प्रणाम, कैसे? क्या आप लोगों को क्लास लाइव दिख रही है मेरी? जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया। क्या आप लोगों को ये क्लास लाइव दिख रही है? यहाँ पर कौन कौन साथी हमारे देख रहे हैं? जल्दी से बता दीजिए आप लोग। जो भी मित्र हमारे साथ लाइव हैं, जिन्होंने सेशन को शेयर नहीं किया है, प्लीज सेशन को शेयर करें। देखिए, आप लोगों के लिए डेली मैं आपके समक्ष हाजिर होता हूँ। डेली 6 PM पर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर। पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर करते हैं, और आप लोग बहुत बढ़िया से आंसर्स भी देते हैं, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूँ। जल्दी जल्दी से आप लोग जल्दी से आए, सेशन को शेयर करें, जुड़े मेरे साथ, बेहतरीन तरीके से पढ़ें। देखिए, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अनअकैडमी लर्निंग ऐप। आप लोग डाउनलोड करिए। जैसे आप डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर स्टार्ट का ऑप्शन होगा, मोबाइल नंबर डालकर रजिस्टर करें, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपका गोल पूछा जाएगा, आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर आप यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एस अपने गोल में डालें। यहाँ पर अजीत सिंह के नाम से आप मेरी प्रोफाइल है, आप लोग उसको ओपन करें, फॉलो करें, ताकि आपको मेरी क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अनअकैडमी एडवांटेज, आप लोगों को लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस मिलते हैं, बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है आपको। एक एक्सेस से आपको मल्टीपल कोर्सेज में पढ़ने का मौका मिल जाता है आपको। भैया यहाँ पर अकेडमी कैलेंडर मिल जाता है, वर्कशॉप, मास्टर क्लासेस मिलती हैं, अनलिमिटेड क्विज यहाँ पर आप लोगों को मिलते हैं, स्टडी मटेरियल आपके यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाते हैं, मल्टीपल डाउट सेशंस आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे। नमस्कार एनएम क्लासेस जी, नमस्कार। पूजा ट्विंकल जी, सभी साथियों को नमस्कार, प्रणाम। देखिए, मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर है आप लोगों के सामने। यहाँ पर 24 महीने पर 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलेगा, तो आज ही सब्सक्राइब करें। जितना देर करेंगे उतना ही इसका प्राइस बढ़ता जाएगा, तो प्राइस इसका हाइक हो रहा है, तो आप लोग अभी सब्सक्रिप्शन लीजिए। करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे, फ्री टेस्ट सीरीज है, 1 सितंबर से 15 सितंबर तक चलेगी। 8 बजे रात को होती है, 20 मिनट में 20 सवाल कराए जाते हैं यूपी के सभी एग्जाम्स के लिए। आरओ एआरओ के लिए आप लोग यहाँ पर फ्री टेस्ट सीरीज देख सकते हैं। एवरी सैटरडे सुबह 10 बजे ही होता है, 2 घंटे का टेस्ट होता है। लक्ष्य यूपीपीएससी मेंस के लिए है। पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, गवर्नेंस, कंप्लीट जीएस पेपर, यानी कि बहुत शानदार। यहाँ ये जो चलेंगे 24 अक्टूबर तक ये टेस्ट सीरीज चलेगी। लक्ष्य यूपीपीएससी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज हैं, तो आप लोग ज्वाइन करें। रोमिका जी नमस्कार, प्रणाम। चलिए जल्दी से आ जाइए, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। उम्मीद है आप लोग देख रहे हैं। देखिए, पॉलिटी के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, और डेली क्लास होती है आप लोगों की, डेली क्लास होती है, ठीक है। डेली 6 PM पर आप लोगों की क्लास होती है, और भैया 10 AM पर आप लोगों की क्लास होती है। यहाँ पर आप लोगों की हिस्ट्री की क्लास चलती है, किसकी? हिस्ट्री की। और 6 PM पर आप लोगों की पॉलिटी की क्लास चलती है। स्पेशल सेशन की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, स्पेशल क्लासेस जो मेरी चलती हैं, जो एप्लीकेशन पर क्लासेस हैं, किस पर? ऐप पर जो क्लासेस हैं, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि साहब 1 बजे हो रही है, आज 1 बजे क्लास हुई है, और आज 10 बजे भी क्लास होगी, 10 PM पर भी क्लास होगी, तो आप लोग जल्दी से आ जाएं। चलिए, लिखा हुआ विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? राज्य विधानसभा की बात चल रही है, जल्दी से बताइए। रोशन जी हेलो, नमस्कार, प्रणाम। जल्दी जल्दी से सेशन के आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर है, और कौन मित्र यहाँ पर आंसर देंगे?
चलिए जल्दी से बता दीजिए भैया इसका क्या आंसर होगा और कौन कौन मित्र जवाब दे रहे हैं। चलिए बता दीजिए जल्दी से। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के स्क्रीन पर, क्या जवाब इसका आना चाहिए। देखिए धन विधेयक की अगर हम बात करें, यहाँ पर धन विधेयक के बारे में बात कर रहे हैं, तो साहब आप लोग क्या बताएंगे। रोशन जी आंसर दे रहे हैं ए। और कौन कौन साथी हैं, एक आर्टिकल दिया हुआ है, एक आर्टिकल दिया हुआ है। हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 207 की। अनुच्छेद 207 के अनुसार राज्य विधानसभा में, किसमें, राज्य विधानसभा में जो धन विधेयक पेश किया जाता है, यह धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से, राज्यपाल की स्वीकृति से ही भैया पेश किया जाता है। यानी कि राज्यपाल से पहले स्वीकृति लेनी होती है, उसके बाद इसे पेश किया जाता है विधानसभा में। अब बात करें साहब विधान परिषद से इसका क्या संबंध है। विधान परिषद से इसको क्या अधिकार है। विधान परिषद को कोई भी अधिकार धन विधेयक से संबंधित नहीं है। यहाँ पर ये केवल इसको पास ही करेगी। 14 दिन तक पास करती है तो अच्छा है, नहीं पास करती है तो भैया आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। देखिए कुछ मित्र सी बता रहे हैं जो कि गलत है, गलत है। ठीक है, हम बात करेंगे कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अगर इसमें यहाँ पर पूछा जाता कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय किसके द्वारा किया जाता है, इसका निर्णय किसके द्वारा किया जाता है। अगर ऐसा पूछा जाता निर्णय, तब आप लोग कह सकते थे कि स्पीकर महोदय के द्वारा, अध्यक्ष महोदय के द्वारा किया जाता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। स्टडी पॉइंट जी गुड इवनिंग, माय डियर गुड इवनिंग। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल। मुझे लगता है कि ये 40 से 50 बार क्वेश्चन जब से हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया होगा पॉलिटी, तब से ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन, कौन कौन साथी यहाँ पर आंसर दे रहे हैं। आप लोग एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग शेयर करेंगे। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन होंगी, यहाँ पर आप लोगों का क्या आंसर है, जल्दी से बता दीजिए आंसर। रोशन जी का, एनएम क्लासेस जी का, बहुत बढ़िया। यूपी की। भारत में अगर मैं बात करूं, भारत में किसी भी राज्य की, किसी भी राज्य की अगर पूछा जाए तो आप लोग बताएंगे साहब राज्य की राज्यपाल कौन बनी थी। राज्यपाल अगर पूछेगा तो आप लोग बताएंगे साहब सरोजनी नायडू। कौन, सरोजनी नायडू। सुचेता कृपलानी कौन थी, प्रथम महिला मुख्यमंत्री, प्रथम महिला मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री। आप लोग कहेंगे साहब प्रथम महिला मुख्यमंत्री, ये भी यूपी की थी, ये भी यूपी की थी और ये भी महिला राज्यपाल यूपी की रही। ठीक है, इन्होंने अपने विरोधी दल के नेता से शादी की थी। किससे, विरोधी दल के नेता से शादी की थी। ठीक है, विरोधी दल के नेता से इन्होंने भैया विवाह किया था। विजय लक्ष्मी पंडित यूएनओ में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, प्रथम भारतीय महिला, भारतीय महिला। क्लियर है जी, लिख रहे हैं आप लोग, सिंपल सी चीजें हैं, आप लोग लिखते रहेंगे। इंदिरा गांधी के बारे में अगर मैं बात करूंगा, इंदिरा गांधी आप लोग जानते हैं प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला प्रधानमंत्री। समझ रहे हैं आप, प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी भारत की। क्लियर। अब बात करें साहब सरोजनी नायडू के बारे में, प्रथम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला, भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। किसकी अध्यक्ष बनी थी, कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। अब ये कब बनी थी, 1925 में। कहां पर, जब कानपुर में अधिवेशन हुआ था। कहां पर, कानपुर में अधिवेशन। इनकी मृत्यु कब होती है, तो इनकी मृत्यु होती है 1949 में। कब इनकी मृत्यु हो जाती है, 1949 में। सरोजनी नायडू को और किस नाम से जाना जाता है, चलिए बता दीजिए। सरोजनी नायडू को किस नाम से जाना जाता है, भारत कोकिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारतीय कोकिला कहा जाता है, नाइटिंगल कहा जाता है, कोकिला, नाइटिंगल ऑफ इंडिया। ठीक है जी, इन्हें नाइटिंगल ऑफ इंडिया कहा जाता है। कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है,
राज्य योजना बोर्ड अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? जल्दी जल्दी से बता दीजिए कौन साथी होंगे यहाँ पर, क्या आंसर होगा, क्या इसका आंसर है, जल्दी जल्दी से बताएं। चलिए जल्दी से बता दीजिए इसका क्या आंसर है, कौन मित्र बता रहे हैं। चलिए बहुत शानदार जवाब है आप लोगों के, लेकिन संख्या बहुत कम है, संख्या आप लोगों की बहुत कम है। भाई संख्या बढ़ाइए, ऐसे काम नहीं चल पाएगा, ऐसे काम तो नहीं चल पाएगा है। देखिए जल्दी जल्दी से बताइए राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं, कौन भैया काम करता है। देखिए योजना बोर्ड की अगर मैं बात करूं, एक अध्यक्ष होता है, क्या होता है जी, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। कौन होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। समझ रहे हैं आप लोग, समझ गए आप लोग, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। अब हम बात करेंगे अंशकालिक तथा पूर्णकालिक सदस्य एवं सचिव की नियुक्ति भी की जाती है। इसमें अंशकालिक सदस्य होते हैं, अंशकालिक सदस्य होते हैं, पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। ठीक है जी। अब यहां पर बात आती है साहब, इसमें एक सचिव भी होता है, एक सचिव भी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं साहब यहाँ पर क्या इसका आंसर हो सकता है। तो योजना बोर्ड का अध्यक्ष हमेशा कौन होगा, जैसे कि भारत में योजना बोर्ड इस समय नीति आयोग है, प्रधानमंत्री वहां पर अध्यक्ष है, तो यहाँ पर अध्यक्ष कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा, बिल्कुल रोशन जी बी आंसर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। संविधान बनाने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी NIFA के नाम से जाना जाता था, वह अब किस नाम से जाना जाता है या किस नाम से राज्य है, कौन कौन बताएंगे। नेफा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा नेफा के बारे में, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। अब आप लोग बताइए साहब, इसे राज्य का दर्जा कब दिया जाता है, कौन से अधिनियम के तहत इसको राज्य का दर्जा दिया जाता है। आप लोगों की संख्या क्यों कम है माय डियर, जल्दी जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा और कौन कौन साथी यहाँ पर बता रहे हैं। चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए इसका क्या आंसर है, कौन कौन साथी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, शानदार प्रश्न है जी, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। क्या इसका आंसर है, AP बता रहे हैं, आंध्र प्रदेश बता रहे हैं, B बता रहे हैं। चलिए 4 का रोशन जी B बता रहे हैं, स्टडी जी B बता रहे हैं, रोमिका जी B बता रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश। क्या इसका आंसर होगा जी, अरुणाचल प्रदेश। असम से जो पहाड़ी क्षेत्र था इसको निकाल कर कौन से, तो आप कहेंगे सर, आप क्या कहेंगे, एक अधिनियम बनाया गया था 1986 में, 1986 में एक अधिनियम बनाया गया, जिस अधिनियम के द्वारा 20 फरवरी 1987 में इसको राज्य के रूप में स्वीकार किया जाता है, इसे राज्य का दर्जा मिल जाता है। क्या मिल जाता है जी, इसे राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। क्या होगा, आंध्र प्रदेश। राज्यपाल गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है, बताइए। ये क्वेश्चन इतने सिंपल है ना कि अगर आप लोग किसी बच्चे को एक बार बता दोगे वो भी बता देगा बार बार, है ना। फिर भी हमारे क्वेश्चंस गलत आते हैं। सर मेरे बर्थडे है, रोमिका जी आपका बर्थडे है, डिलीट कर दिए हैं आप। चलिए बताइए इसका क्या आंसर है बेटा, कौन कौन साथी बता रहे हैं। अगर आपका बर्थडे है तो आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, भगवान आपके जीवन में प्रकाशमय ज्योति जलाए, आपको आपके भविष्य में जो भी आप तैयारी कर रही हैं आपको सफलता मिले। चलिए बताइए इसका क्या आंसर होगा, कौन कौन साथी यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए हम लोग जानते हैं जब अध्यादेश जारी किया जाता है तो कौन से अनुच्छेद के तहत जारी किया जाता है, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 213 के तहत जारी किया जाता है। यहाँ पर आप लोग मुझे बताइएगा, यहाँ पर आप लोग मुझे बताइएगा 6 सप्ताह के अंदर अंदर, 6 सप्ताह के अंदर अंदर अनुमोदन मिल जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, अनुमोदन मिल जाना चाहिए, 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदन मिल जाना चाहिए। यदि अनुमोदन नहीं मिलता है तो अध्यादेश स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। क्लियर है। तो आप लोग कहेंगे साहब राज्य विधानमंडल के द्वारा, किसके द्वारा, राज्य विधानमंडल के
द्वारा। चलिए बहुत बढ़िया। 1987 में जन्म हुआ है रोमिका जी, ये कह रही हैं। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। तो आप लोगों ने शानदार तरीके से यहाँ पर पढ़ा, बेहतरीन आंसर्स दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? 6 महीने, 6 सप्ताह, 1 वर्ष या 1 माह? जल्दी से बता दीजिए। अभी पढ़ा है हम लोगों ने, जस्ट कुछ ही देर पहले पढ़ा है। कौन कौन साथी बता रहे हैं? चलिए बहुत बढ़िया। जन्म है 1987 में, तो जन्म नहीं लिया होगा बेटा रोशन। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इसका क्या आंसर है। रोशन जी 6 का भी बता रहे हैं, बिल्कुल 6 सप्ताह तक। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 6 सप्ताह तक अगर अनुमोदन नहीं मिलता है तो भैया जो अध्यादेश है वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। वो क्या हो जाता है? स्वतः ही समाप्त हो जाता है। सर बेबी का नाम अनय बॉय और अन्या गर्ल का, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा यही नाम रखूं। चलिए, किस राज्य का उच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी, प्रवक्ता, सॉलिसिटर जनरल, विधि विभाग का महासचिव। क्या आंसर है आप लोगों का? जल्दी जल्दी से बताइए। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी। एक आर्टिकल आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक आर्टिकल यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा, आर्टिकल 161, जिसमें लिखा है एडवोकेट जनरल। क्या लिखा है? एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल की भैया नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है? राज्यपाल के द्वारा, जिसे महाधिवक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? महाधिवक्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? महाधिवक्ता कहा जाता है। राज्य में सर्वोच्च बड़ा पद होता है महाधिवक्ता का। महान्यायवादी आर्टिकल 76 में है, और ये भैया किस में? तो ये केंद्र में। केंद्र का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी, राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता। एट सॉलिसिटर जनरल महान्यायवादी को सहायता करने के लिए, महान्यायवादी को सपोर्ट करने के लिए, किसको? महान्यायवादी को, महान्यायवादी को भैया सहायता देने के लिए बनाया गया पद है। जैसे कि तुषार मेहता थे, ठीक है। अनन्या, ओके ओके ओके। चलिए बहुत बढ़िया, हम लोगों ने पढ़ा। अब यहाँ पर ये अनुच्छेद 88 के तहत बिना मत दिए राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है। राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है। एडवोकेट जनरल अनुच्छेद 177 के तहत राज्य विधानमंडल, यहाँ पर ये केंद्र, यहाँ तो होगा संसद, ये संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है। किसमें? संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है। क्लियर है? कार्यवाही में हिस्सा लेगा। और ये भैया राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है। क्लियर है? तो आप लोग कहेंगे विधानमंडल में हिस्सा ले सकता है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। तो आप लोगों ने लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से एक भारत संघ का सह राज्य था और बाद में पूरा राज्य बन गया। क्या इसका आंसर होगा? इनमें से कौन सह राज्य था जो बाद में राज्य बना था? जल्दी जल्दी से बता दीजिए इसका क्या आंसर होगा। देखिए, झारखंड, छत्तीसगढ़ 2000 में बने हैं, ये 2000 में बने। इसके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा था, 1987 में ये राज्य बना था। अब बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम भैया क्या किया गया? इसके लिए 35वां संविधान संशोधन 1974 में किया गया, जिसके द्वारा इसे सह राज्य का दर्जा दिया जाता है। किसका? सह राज्य का दर्जा मिल जाता है। और एक होता है 36वां संविधान संशोधन 1975 में, जिसके द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया जाता है, राज्य का दर्जा मिल जाता है। अब यहाँ पर बात आती है, इसके लिए क्या किया गया था? एक संशोधन किया गया जिसमें आर्टिकल 2A जोड़ा गया। आर्टिकल 2A जोड़कर इसको सह राज्य बनाया गया, और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 2A को समाप्त करके, क्या करके? समाप्त करके भैया क्या बना दिया गया? राज्य का दर्जा दे दिया गया। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन विधेयक में मतदाता की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी?
48, 59, 61 या 78वां? जल्दी जल्दी से बताइए। नरसिम्हा सरकार थी। कौन सी? नरसिम्हा सरकार थी या राजीव गांधी सरकार थी? आप कहेंगे राजीव गांधी सरकार थी। कौन सी सरकार थी जी? राजीव गांधी सरकार के माध्यम से क्या किया जाता है कि साहब 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया जाता है, जिसके माध्यम से जो मतदाता आयु 21 वर्ष हुआ करती थी, इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। समझ रहे हैं? नेक्स्ट है मताधिकार एक प्रकार से प्रतिनिधियों के चयन की एक प्रक्रिया है जो वोट देने वाले प्रतिनिधि के लिए क्षेत्र की इकाई की संरचना करता है। सर्वव्यापक प्रमोण विशेष अधिकार एक विधि है जिसमें वोटर अपना वोट देने के अधिकार का उपयोग करता है। जल्दी जल्दी से बता दीजिए इसका क्या आंसर होगा। कौन मित्र बताएंगे? जल्दी से बता दीजिए। यहां पर आप लोग क्या बताएंगे? कौन कौन साथी बताते हैं इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, तो आप कहेंगे साहब भाई संख्या तो आपकी खत्म ही हो गई है, क्लास बंद ही करनी पड़ेगी। चलिए, वैसे भी 2 दिन तो क्लास होगी नहीं, 16-17 में तो क्लास आपकी होगी नहीं, है ना? क्लास ही बंद करेंगे अब आपकी। कोई बात नहीं, अब एक क्ले की क्लास लिया करेंगे, है ना? क्या ही फायदा है भाई। प्रणाम अखिलेश जी, प्रणाम। आप कहेंगे एक विधि है जिसमें वोटर अपना मत देने का या वोट देने का अधिकार का उपयोग करता है। ये उसका राजनीतिक अधिकार भी है, वोट देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार भी है, और भैया विधिक अधिकार भी है। क्या है? विधिक अधिकार भी है। ठीक है जी, क्या है? विधिक अधिकार भी है। क्लियर? आप लोग कहेंगे साहब विधिक अधिकार है। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। देखिए 16 और 17 में क्या है? 16 और 17 में थोड़ा सा आप लोगों को पता ही है, आप लोगों के लिए भी खुशी का पल है और मेरे लिए तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा खुशी का पल है ना? तो 16-17 में आपकी क्लास जो है ऑफ रहेंगी। क्लास क्या रहेंगी? ऑफ रहेंगी। समझ रहे हैं आप लोग? सारी क्लासेस मेरी ऑफ रहेंगी। चलिए, आप लोग प्लीज शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। चलिए, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? कौन? देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात हो रही है, सीएजी की बात हो रही है साहब। ये पद बना कब? ये पद 1857 में बनाया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ये पद बनाया गया है। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग द्वारा ये पद बनाया गया है। समझ गए? अब आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, सिंपल सी चीजें हैं कि साहब जब भारत का संविधान बना तो उसमें अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक प्रावधान है। अनुच्छेद 148 क्या कहता है? आर्टिकल 148 क्या कहता है? इसमें लिखा हुआ है कि नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है जी? राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, आप लोग सही आंसर दे रहे हैं यहाँ पर। चलिए, बहुत शानदार, लाजवाब आप लोग आंसर दे रहे हैं। अब बात करेंगे साहब अनुच्छेद 149 की। अनुच्छेद 149 में क्या है? कैग के कार्य हैं। कैग के क्या क्या कार्य हैं? जैसे कि भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए कैग किसका काम करता है? परीक्षक का काम करता है, ऑडिटिंग का काम करता है, लेकिन लेखांकन के कार्य से अकाउंटिंग वर्क से 1976 से कैग को मुक्त कर दिया गया है। अब अकाउंटिंग का काम कौन करेगा? तो भैया वह व्यक्ति करता है, यानी कि एक अलग संस्था बना दी गई है जिसे हम सीजीए कहते हैं, कंट्रोलर जनरल ऑडिटर, कंट्रोलर ऑफ द अकाउंट्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जल्दी जल्दी से जवाब दीजिए इसका क्या आंसर है। शानदार, लाजवाब लिखा है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? कौन कौन साथी इसका जवाब देंगे? चलिए, बहुत बढ़िया सर। एसी कूलर नहीं है क्या? एसी कूलर तो है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, जवाब दीजिए। हाँ जी, बता दीजिए इसका क्या आंसर है। आप लोग इसका क्या आंसर होंगे? सीजीए
कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट्स हम लोग सभी जानते हैं। चलिए बताइए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की गई थी? अगर पूछ ले राज्य सरकार के लिए, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दोनों काम करता है, अकाउंटिंग का भी और ऑडिटिंग का भी। यानी कि नियंत्रक जो है लेखांकन का और परीक्षण दोनों काम करता है, लेकिन भारत सरकार के लिए लेखांकन के कार्य से मुक्त कर दिया गया है। सभी लोग जानते हैं। इसका आंसर आप लोग मुझे दे दीजिए जल्दी से, क्या इसका आंसर है? कौन कौन मित्र जानते हैं? आर्टिकल हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं, एक आर्टिकल है आर्टिकल 148 सब क्लोज 3। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें आप लोग क्या बताएंगे? चलिए आप लोग जल्दी जल्दी से बता दीजिए, इसका आंसर आप लोग यहाँ पर क्या देंगे? बहुत शानदार, आप लोग कहेंगे साहब यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस आप लोगों के आ जाएंगे। तो आप लोग कहेंगे साहब 6 वर्ष। कितने वर्ष? 6 वर्ष। समझ रहे हैं आप लोग? 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 ईयर। समझ गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। चलिए नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? कौन कौन मित्र बताएंगे? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। क्या इसका आंसर यहाँ पर है? एक बार जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल सही आंसर है, लिखा है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भी पढ़ा था ना, 6 वर्ष। इसका आंसर क्या होगा? 6 वर्ष। लिखा है भारत के महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। बहुत बेस्ट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हैं। देखिए, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, वित्त मंत्रालय या लोक उपक्रम समिति, इसका क्या आंसर आप लोग देंगे? जल्दी जल्दी से बता दीजिए, इसका आंसर आप लोगों के माध्यम से क्या आ जाएगा? कौन कौन साथी बताएंगे? बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा साहब, इसका क्या आंसर है? और यहाँ पर आप लोगों के माध्यम से क्या इसका आंसर आएगा? कौन कौन साथी हैं जो जवाब दे रहे हैं इसका? चलिए, हम लोग जानते हैं भैया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति का, लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी का मार्गदर्शक होता है। मार्गदर्शक बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे? मार्गदर्शक बोलेंगे, मार्गदर्शक बोलेंगे भैया, मार्गदर्शक बोलेंगे। और क्या बोलेंगे आप लोग बताइए? मार्गदर्शक बोलते हैं, अभिभावक बोलते हैं, अभिभावक बोलते हैं, और भैया इसको वॉचिंग डॉग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? वॉचिंग डॉग भी बोलते हैं। क्लियर है? समझ रहे हैं? प्राक्कलन समिति, इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? इसमें भैया 22 सदस्य होते हैं, 15 और 7 ये होते हैं लोकसभा से। कहां से? ये होंगे लोकसभा से, ये होंगे राज्यसभा से। क्या होंगे? ये राज्यसभा से। समझ गए आप लोग मेरी बात? अब बात करेंगे प्राक्कलन समिति से, तो इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। कहां से होते हैं? लोकसभा से। अब ये जो हैं, ये क्या है? स्थायी समिति हैं। इनका कार्यकाल कितना होगा? इन समितियों के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है? 1 वर्ष होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष बताई गई है? इसका क्या आंसर होगा? बढ़ाई गई है, कब बढ़ाई गई? और वर्तमान में क्या मांग चल रही है? वर्तमान में क्या इसकी मांग है? वर्तमान में इनकी आयु की सीमा बढ़ाने की मांग कितनी है? कितनी मांग की जा रही है? देखिए, एडवोकेट एक एसोसिएशन होता है, एडवोकेट ऑन कोर्ट, एक जो वकील होते हैं, जजेस होते हैं, इनका एक एसोसिएशन बना होता है, उनके द्वारा मांग की जा रही है कि जो हाई कोर्ट के जज होंगे उनके लिए 68 वर्ष कर दी जाए, और जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं इनके लिए 70 वर्ष कर दी जाए। ठीक है, 70 वर्ष कर दी जाए। लेकिन 60 से 62 वर्ष कौन से संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? तो भैया 1963 में। 1963 में 15वां संविधान संशोधन किया गया। 1963 में 15वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके द्वारा इसकी आयु बढ़ा दी गई। चलिए, 62 वर्ष कर दी गई है। बिल्कुल लिखा, उच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायालय हाई कोर्ट सेवानिवृत्त न्यायाधीश की वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती। कहां पर काम करने की अनुमति नहीं होती? उच्चतम न्यायालय में, भारत के किसी भी न्यायालय में, उच्च न्यायालयों में, उस उच्च न्यायालय में जिसमें वह सेवानिवृत्त हुआ है। देखिए, यदि कोई हाई कोर्ट का वकील, कोई हाई कोर्ट का जज है, ठीक है, कौन है? हाई कोर्ट का
जज है, मान लिया हमने कोई हाई कोर्ट का जज है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देना, अगर हाई कोर्ट का जज है और वो क्या कर रहा है, आप लोग कहेंगे साहब वो रिटायर हुआ है, तो जहां जहां उसने अपनी सेवाएं दी होंगी या जिस कोर्ट से वो रिटायर हुआ होगा, क्या हुआ होगा, रिटायर्ड हुआ होगा, उस न्यायालय में वह अपनी सेवाएं नहीं दे। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार देता है? चलिए जल्दी से बता दीजिए, लिखा हुआ संसद को राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार देता है। चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए भैया, इसका क्या आंसर हो जाएगा और कौन कौन मित्र यहाँ पर जवाब देंगे। चलिए बहुत बढ़िया प्रश्न है आप लोगों के स्क्रीन पर। आप लोग कहेंगे साहब एक आर्टिकल 249, राज्यसभा जब कोई प्रस्ताव पारित करती, राज्यसभा को लगता है कि भैया राज्य सूची का जो विषय है वो राष्ट्रीय महत्व का है। किसका है? राज्य सूची में जो विषय दिया गया है वो राष्ट्रीय महत्व का है, तो ये क्या करेगी, एक प्रस्ताव पारित करेगी, तो प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजेगी, संसद भैया कानून बनाएगी। संसद क्या करेगी, संसद कानून बना सकती है। आर्टिकल किस में लिखा है, 249 में, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन, अब आप लोग जानते ही होंगे, राष्ट्रपति शासन आप लोग यहां पर क्या बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति शासन की मैं बात करूं, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो प्रत्येक 6 माह पर संसद के द्वारा, किसके द्वारा भैया, संसद के द्वारा इसको बढ़ाया जा सकता है। यहां पूछा है अधिकतम कितने समय के लिए, अधिकतम कितने समय के लिए, तो भैया 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। 356 खंड 4 में लिखा हुआ है 3 वर्ष के लिए, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, आगे भी यही क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको पढ़ लिया। ये बैचेस अभी हमारे चल रहे हैं आप लोगों के लिए। मैं बता दूं आपको जो डेली टाइम है यूट्यूब का, पहले मैं यूट्यूब का बता देता हूं। सुबह 10 बजे हिस्ट्री और 6 बजे है आप लोगों की पॉलिटी। 6 बजे कितनी है, पॉलिटी, ठीक है जी। और ऐप पर जो मेरी क्लासेस चल रही हैं एप्लीकेशन पर 1 PM है, और भैया 10 PM है आज, 10 PM और 1 PM। चलिए यूपीपीएससी मेंस के लिए आप फरवरी 2021 से बैच चल रहा है, आप लोग भैया शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लक्ष्य यूपीपीएससी 2022, यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत शानदार सेशन चल रहा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सपेंडिशन बैच है, जीएस क्रैश कोर्स इंग्लिश मीडियम के लिए, ये बैच भी चल रहा है, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। अपर सबऑर्डिनेट, लोअर पीसीएस, आरओ, एआरओ, यूपीएसआई, पैट, लेखपाल, बीओ, ऑप्शनल कोर्सेज चल रहे हैं। 1 सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल एग्जाम्स आप लोग यहाँ पर पढ़ें। 24 महीने, 12 महीने, 6 महीने, 3 महीने पर आप लोग अजीत 10 कोड का प्रयोग करें, अजीत 10 कोड का प्रयोग करें। यहाँ पर सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। बीपीएससी, यूपीपीएससी अनअकैडमी के साथ यहाँ पर आप लोग पढ़ रहे हैं। 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने के सब्सक्रिप्शन पर आप लोग यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं, शानदार तरीके से मेहनत कर सकते हैं, और भैया अपना क्या करेंगे, शानदार तरीके से डिस्काउंट भी लेंगे अगर आप अजीत 10 कोड का प्रयोग करते हैं। क्लियर है जी। 10 बजे क्लास है बेटा, 10 PM पर अभी मेरी एप्लीकेशन पर क्लास है रात में, तो आप लोग जरूर आना 10 बजे, ठीक है। डेली क्लास चल रही है, केवल 16 और 17 में क्लास नहीं होगी, बाकी डेली क्लासेस चलेंगे, ठीक है। कोई भी समस्या आप लोग भैया बेझिझक, यहाँ पर कोई भी समस्या बेझिझक आप लोग बात करें। 1 PM पर आप लोगों की एक क्लास है, और एक आज रात 10 PM पर, ये मेरी स्पेशल क्लास है एप्लीकेशन की। आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लें, अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर, वहां पर आपको भैया ये सब मिल जाएगा, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल है लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम, जिस पर मेरी क्लासेस चलती हैं। टेलीग्राम चैनल है, आप लोग यहाँ पर भैया सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको PDF वगैरह मिलती रहे शानदार तरीके से।
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और बने रहेंगे मेरे साथ, बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, बेहतरीन। खुशी जी, स्वागत है आपका। चलिए, सभी साथियों को नमस्कार और आप सभी साथियों को भैया बाय बाय। सभी लोग यहाँ पर आ जाएं। धन्यवाद आप सभी मित्रों का। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं रात को 10 बजे। तब तक आप लोग रेस्ट कीजिए, खाना खाइए और पेन कॉपी उठाकर तैयार रहना। रात 10 बजे लर्निंग अनअकैडमी